Hello, dear students. Now, today we will be discussing about the some basic concepts of chemistry. It will be some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, now what chemistry is? Chemistry is the study of atoms and molecules. It is the study of chemical reactions. It is the study of chemical changes of chemistry. It is the study of atoms and molecules. Chemistry is the study of atoms and molecules. अगर हम बात करेंगे फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ना है वो है मैटर. Now what is matter? Matter is anything that occupies space and can be perceived by one of the five senses. मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जो जगह घेरे, जिसके पास वजन हो और वन ऑफ द फाइव सेंसेस से हम उसको फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो एनीथिंग anything that occupies space and has a mass is called as sorry and has a mass and can be perceived by one of the five senses. For example, pen, book, etc. all are matter. बट जो भी इमोशंस है लाइक ऑनेस्टी, फीलिंग, कोई भी फीलिंग है, सॉरोनेस है, वो सभी मैटर नहीं है. ऑनेस्टी, लव, एटसेट्रा इज नॉट a matter. Now we will discuss classification of matter. Classification of matter. Matter is क्लासिफाइड इनटू टू. सर किसमें? एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल
classification, physical classification and the chemical classification. In physical classification हम क्या देखते हैं? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस कैसे दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस इसकी क्या है, इस सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, इसी में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं. अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी दो चीजें हैं, दैट्स प्लाज्मा एंड बोस-इनस्टीन कंडेंसेट, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं. इसी तरह केमिकल क्लासिफिकेशन में इसमें हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में भी हमने पढ़ना है दो चीजें, दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड. और मिक्सचर में भी हमने दो पढ़ने हैं, दैट इज होमोजीनस and the heterogeneous. होमोजीनस एंड द हेटेरोजेनस. तो क्या बोला मैंने? हमने मैटर के बारे में पढ़ा. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय वन ऑफ द फाइव सेंसेस, इसको हम मैटर कहते हैं. फिर हमने मैटर की क्लासिफिकेशन देखी. मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन. सर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा? फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द मैटर देखी, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ लिया एलिमेंट एंड कंपाउंड. मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर. नाउ सॉलिड. आपने याद क्या रखना है? सॉलिड वो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो. सर व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस? अब यहां पर ये लेट इट बी, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है. अब जब दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है सर इन केस ऑफ सॉलिड्स वो बहुत ही ज्यादा कम होती है. सर क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा होते हैं. सर व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. तो बेटा याद रखना, जो सॉलिड्स होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा. यह पॉइंट याद रखिएगा. In case of solids, intermolecular distance is very small. Intermolecular distance is very small. Thus, intermolecular force is more. तो क्या बोला मैंने? तो मैंने आपको यह बोला दो मॉलिक्यूल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इन केस ऑफ सॉलिड्स
इन केस ऑफ सॉलिड्स वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। सर क्यों कम होती है? क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब सॉलिड्स के बीच में लाइक दिस इज द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, ये इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम है। अब इनके बीच में जो ये गैप जैसी बन गई, जो ये गैप जैसी बन गई बिटवीन द सॉलिड्स, बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, ये जो गैप जैसी बन गई, ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, इसको हम वॉइड्स कहते हैं। अब याद रखिएगा इन केस ऑफ अब याद रखिएगा इन केस ऑफ सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम है। जब डिस्टेंस ही कम है तो मॉलिक्यूल्स जाएंगे कहां? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। जब सॉरी जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसका मतलब जो इसके बीच में, इनके बीच में जो जगह है तो बहुत ही कम है, तो मूवमेंट करने की जगह बहुत ही कम है। तो आप ये याद रखिएगा इन केस ऑफ सॉलिड्स ओनली वन मोशन एग्जिस्ट्स, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। In case of solids, in case of solids, only to and fro motion, to and fro motion is present. Is present. Now, in case of liquids, in case of liquids, इन केस ऑफ लिक्विड्स, अब होता क्या है, लिक्विड्स के बीच में, दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इंटरमीडिएट होती है। इन केस ऑफ लिक्विड्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। सर क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है। इन केस ऑफ liquids, distance between the two particles is intermediate. Intermediate and thus the force of attraction between the two is intermediate. तो होगा क्या जब डिस्टेंस इंटरमीडिएट है इन केस ऑफ लिक्विड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स जब डिस्टेंस क्या है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंटरमीडिएट है, तो इस पार्टिकल को जगह मिलती है मोशन करने के लिए। तो क्या बोला मैंने, इस पार्टिकल को जगह मिलती है मोशन करने को। तो यहां पर जो मोशन होगी, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, दूसरी ये वाली मोशन होगी, तीसरी जो होगी दैट इज द रोटेशनल मोशन। तो क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ लिक्विड्स
जो फर्स्ट मोशन होगी वो स्ट्रेट होगी, एक पार्टिकल स्ट्रेट जा सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसको हम, जो ये वाली मोशन है या ये वाली मोशन है, सेकंड वाली मोशन, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड वन इज कर्वलीनियर मोशन, कर्वलीनियर मोशन, सेकंड वन इज कर्वलीनियर मोशन, एंड द थर्ड वन जो यहां पर मोशन होती है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो क्या बोला मैंने ये बोला कि इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस होती है, और इंटरमीडिएट फोर्स भी होता है उनके बीच में। और बेटा याद रखना, जो इनमें मोशन जो होती है वो तीन टाइप की होती है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वलीनियर मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। क्योंकि इसके पास डिस्टेंस प्रेजेंट होती है, डिस्टेंस होती है दो मॉलिक्यूल्स के, दो एटम्स के, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से यहां पर मोशन, ये तीन टाइप के मोशंस प्रेजेंट होते हैं। अब इन केस ऑफ गैसेस, in case of gas, अब इन केस ऑफ गैस आप ये बात याद रखना, जो गैसेस में लोचा है, गैसेस में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है। सर इसका मतलब क्या? दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इन केस ऑफ गैसेस वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होंगे। गैसेस हैव मोर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा 10, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वेरी लेस। ठीक है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक गैशियस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैशियस मॉलिक्यूल है, ये तीसरा गैशियस मॉलिक्यूल है। अब मेरे बेटे आप कंपेयर कीजिए इन केस ऑफ लिक्विड्स और गैसेस। लिक्विड्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, बट इट इज इंटरमीडिएट। बट इन केस ऑफ गैसेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मोर। जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मोर है तो ये पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस करेगा, ये भी तीन ही मोशन करेगा, बट ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा मोशन करेगा। दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज कर्वलीनियर मोशन एंड दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं गैसेस में सबसे ज्यादा मोशन होती है? जब सबसे ज्यादा मोशन होगी तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किन में होगी? गैसेस में। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, order of kinetic energy in case of solids, it's very small. In case of liquids it's intermediate, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस में होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा।
अब इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी। अब बेटा याद रखना, जब एक पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये प्रोड्यूस करेगा हीट या इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी भी यही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी। अब मैं बात करूंगा इसके बारे में, सर फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हो गई, सॉलिड लिक्विड गैस। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। नाउ व्हाट एटम इज, एटम है क्या, एटम है क्या। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज एटम, तो आपका आसान सा सरल सा जवाब यह होना चाहिए, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। व्हाट इज एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये एटम्स की वजह से होती है, और एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एटम अकेले नहीं रह सकता है, एटम को किसी और की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एटम कमिटेड नहीं होता है। व्हाट इज एटम, एटम it is the smallest particle of an element which take part in chemical reaction and does not exist independently। सर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं होता है, सर ये एग्जिस्ट इसीलिए नहीं होता है इंडिपेंडेंटली क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, एक एटम को स्टेबल होने के लिए इसके लास्ट वैलेंस शेल में ये तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन डुएट कंप्लीट होना चाहिए, या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या इन शॉर्ट आप ये याद रखिएगा, इन शॉर्ट आप ये याद रखना, एटम मीन्स सिंगल। एटम का मतलब सिंगल, एटम मीन्स सिंगल। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल, नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल, molecule when two or more substance when two or more atoms combine together
और आप ये पॉइंट याद रखना, जब मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। या आप ये याद रखिएगा, मॉलिक्यूल होता क्या है, मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन कंपाउंड, एक एलिमेंट का, सॉरी, एक कंपाउंड का, एक सबस्टेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, दैट इज मॉलिक्यूल। और molecule, it is the smallest part of any substance, किसी भी substance का स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बेटा याद रखना, some characteristics of molecule. Molecule does not take part in chemical reaction. मॉलिक्यूल कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। मॉलिक्यूल हैज independent existence. मॉलिक्यूल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये बोल सकता हूं, जो ये मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का मतलब मिंगल। मॉलिक्यूल मीन्स मिंगल, एटम मीन्स सिंगल। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ओ लिखूंगा, मैं यहां पर ओ लिखूंगा और O2 लिखूंगा, तो मेरे बेटे मैंने यहां पर O एंड O2 लिखा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एटम है। सर क्यों एटम है, क्योंकि ये सिंगल है। इज इट क्लियर? इसी तरह मैंने यहां पर O2 लिखा, तो ये क्या है, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। सर ये मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि ये मिंगल है। तो जब भी आपको कोई बोलेगा एटम सिंगल, मॉलिक्यूल मिंगल। नो वी विल डिस्कस एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, व्हाट डज एटॉमिसिटी मीन्स? अब याद रखिएगा, एटॉमिसिटी मीन्स एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, इसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। नाउ व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज, it is defined as number of atoms present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल P4, तो P4 में कितने एटम्स प्रेजेंट है, बोलो बोलो, 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस P, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 4।
इसी तरह S8, तो S8 में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 8 एटम्स। किसके? S के। S मीन्स सल्फर। 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 8 है। इसी तरह H2O, H2O में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? सर 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है। 3 एटॉमिसिटी। अब इसी तरह अगर आपको मैं बोलूंगा C6H12O6 में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? सर 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, दैट इज 12, और 12 हाइड्रोजन, दैट इज 24 number of total atoms are present in one molecule of glucose. अगर किसी को समझ नहीं आया फिर से नजर रखिएगा। H2O जब कुछ नहीं होगा तो 1, तो क्या मैं लिख सकता हूं ये मॉलिक्यूल है या एटम है? सर ये एक मॉलिक्यूल है। सर क्यों? क्योंकि ये मिंगल है। क्या मैं लिख सकता हूं one molecule of H2O has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन। क्या मैं बोल सकता हूं one molecule of water has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen? क्या मैं इसी तरह लिख सकता हूं one molecule of C6H12O6 that is glucose? क्या मैं लिख सकता हूं one molecule of glucose has 6 atoms of carbon, 6 atoms of carbon, comma, या plus 12 atoms of hydrogen plus 6 atoms of ऑक्सीजन। ठीक है ना? इसी तरह अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन आएगा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 molecules of, yeah, find the total number of atoms, number of atoms in 20 molecules of H2O. तो आप हमेशा एक मॉलिक्यूल क्या निकालना, आपको जब भी कभी टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे, मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने होंगे, तो आप हमेशा क्या करोगे? एक मॉलिक्यूल के एटम्स निकालोगे। तो हमेशा आप एक मॉलिक्यूल्स के एटम्स निकालोगे। तो सॉल्यूशन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज, सर कितने एटम्स? सर 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, तो कितने एटम्स? 3 एटम्स। ठीक है ना बच्चे? तो क्या बोला मैंने? फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन 20 मॉलिक्यूल्स। सर क्वेश्चन में कितने मॉलिक्यूल्स का निकालना है? 20 मॉलिक्यूल्स का। आपने कितनों का निकालना? एक मॉलिक्यूल का निकाला। तो 21 मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 20 में कितना होगा? दैट इज देयरफॉर 20 मॉलिक्यूल्स हैव 20 into 3,
that will be 3 0 are 0, 3 2 are 60 atoms. Is it clear to all? Now, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो जहन में रखिएगा. SB star. SB star is nothing, it is the short trick by Saqib Baig. अगर आपको कभी भी मॉलिक्यूल्स दिए हो, आपने एटम निकालने हैं. तो क्या बोला मैंने? अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स है तो एटम निकालने हैं, तो आप हमेशा इनटू करना एटॉमिसिटी, मल्टीप्लाई करना एटॉमिसिटी. तो क्या बोला मैंने? अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स है और आपको एटम्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना है? इनटू करना है एटॉमिसिटी. इसी तरह अगर आपके पास एटम्स दिए हुए हो और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आप डिवाइड कीजिएगा एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी, ठीक है ना? एटॉमिसिटी. तो क्या बोला मैंने? जब भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए हो, आपने एटम्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना है? इनटू मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी. इसी तरह अगर आपके पास एटम्स है तो आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? आप करोगे डिवाइड एटॉमिसिटी. डिवाइड एटॉमिसिटी, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स ऑफ 20 molecules of H2O has dash atoms of hydrogen, dash atoms of ऑक्सीजन. वीडियो को पास कीजिएगा, देन इसको ट्राई कीजिएगा. चलो मैं ट्राई करता हूं. क्या बोला है क्वेश्चन ने? 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O has atoms. तो हमने क्या करना है? हमने मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने हैं. मॉलिक्यूल से एटम्स, तो इनटू क्या करना है? एटॉमिसिटी. अब बेटा मॉलिक्यूल, सर कितने मॉलिक्यूल्स है? 20 लिखने हैं. 20. सर किसके एटम्स? हाइड्रोजन के एटम्स. तो किसकी एटॉमिसिटी होगी? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी होगी. तो एटॉमिसिटी किसकी? हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी यहां पर क्या है? 2, that is into 2, that will be 40 atoms of hydrogen. इसी तरह ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं. सर किसमें? 20 मॉलिक्यूल्स में. तो मॉलिक्यूल्स से एटम निकालना है. 20 मॉलिक्यूल्स दिया है, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन यहां पर क्या है? जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना. इंटू 1 कीजिए, दैट इज 20 एटम्स. होप आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, फाइंड, या ऐसे मैं लिखूंगा क्वेश्चन. 10 molecules of C6H12O6 has dash carbon atoms, dash hydrogen atoms, dash ऑक्सीजन एटम्स. तो आप क्या करोगे? आपने इस वक्त भी मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने हैं.
अब मॉलिक्यूल से एटम्स तो इनटू एटॉमिसिटी। अब मेरे बेटे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10 है ना, तो 10 इनटू एटॉमिसिटी। सर किसकी एटॉमिसिटी, कार्बन की। कार्बन की एटॉमिसिटी सर किस में, ग्लूकोज में। सर कार्बन की एटॉमिसिटी ग्लूकोज में, सर ये है ना, ये तो इजी है, चोमू सा सवाल है। दैट इज द 60 एटम्स, दैट इज 60 कार्बन एटम्स। इसी तरह हाइड्रोजन के कितने एटम्स, दैट इज 10 इंटू 10 मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 12, दैट इज 12, दैट इज 120 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर। इसी तरह ऑक्सीजन के कितने एटम्स, मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, सर किसके, ग्लूकोज के, तो 10 इंटू 6 तो क्या बनेगा, 60 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब मेरे बेटे मैं पहले बेसिक्स क्लियर करूंगा, आफ्टर दैट वी विल जंप इनटू द चैप्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब एक एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, अब याद रखिएगा, एक एलिमेंट को हम हमेशा हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एक्स से। एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स। अब जो इसके सबस्क्रिप्ट में होता है और जो इसके सुपरस्क्रिप्ट में होता है, अब इसके सबस्क्रिप्ट में जो होता है दैट इज जेड, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके सबस्क्रिप्ट में जो होता है इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर जी से, जेड से। अब इसके ऊपर यहां पर सुपरस्क्रिप्ट में जो होता है इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और बेटा याद रखना, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। सर क्या बोला आपने, सर मैंने ये बोला जो एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एक्स से। जो इसके नीचे होता है फुट पे सबस्क्रिप्ट में, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर जेड ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो क्या बोला मैंने, आपको ये याद रखना है बच्चा जी, एटॉमिक नंबर जेड के बराबर होता है, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसी तरह एटॉमिक मास सर किसके बराबर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। एटॉमिक मास ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। बेटा याद रखना, क्लास 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में रॉदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें रॉदरफोर्ड ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली बोला है न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of neutrons are collectively called as nucleons। तो क्या बोला, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली कहते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना।
तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर Z के बराबर होता है। Z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एटॉमिक मास A के बराबर, एटॉमिक मास किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब X Z A, सर ये किसके बराबर? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। ये किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मेरे बेटे याद रखना, अगर मेरे पास न्यूट्रल एटम होगा, सर न्यूट्रल एटम वो एटम जिसके पास कोई